जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई एग्जाम है या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर। सारी क्लास को आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें। आज की क्लास आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि मैंडोस नामक चक्रवात कहाँ पर आया? फारस की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ओमान सागर में कि प्रशांत महासागर में? आपको याद करके रखना है मैंडोस नामक चक्रवात ये 2022 में आया था और ये कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें मैंडोस, इसका अर्थ क्या होता है? खजाना। इसका अर्थ क्या होता है? खजाना। और दोस्तों, ये नाम किसने दिया है? मैंडोस ये नाम है, ये किसने दिया था? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, इसके द्वारा दोस्तों ये नाम दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, एक चक्रवात आया था असनी। असनी ये दोस्तों नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने ये नाम दिया था। किसने? श्रीलंका ने दोस्तों इसका नाम दिया था। और असनी का अर्थ होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर। भारत का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों, आपको याद रखना है भारत का पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की थी, एचडीएफसी बैंक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसका दोस्तों पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। किस नाम से हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। इसको आप ध्यान में रखें। फिर दोस्तों 1955 में, कब? 1955 में इसका नाम क्या हो जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब आप कमेंट करके बताएं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालें। आपकी परीक्षा में 100% आने वाला सवाल होगा। सी अचलेन रेड्डी, अरुण कुमार सिंह, केवी शाजी या गिलवर्ट? ये चारों नाम अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो आपको याद करके रखना है सी अचलेंद्र रेड्डी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2005 का अधिनियम है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बात करते हैं अरुण कुमार सिंह। ये दोस्तों कौन बनाए गए हैं? ओएनजीसी, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आपको याद करके रखना है अरुण कुमार सिंह। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके दोस्तों हेड कौन है? अरुण कुमार सिंह। बात करते हैं केवी शाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केवी शाजी। दोस्तों, आपको याद होगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसके हेड कौन है? केवी शाजी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, शिवरमन समिति। और नाबार्ड के द्वारा ही दोस्तों जीवा कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? जीवा कार्यक्रम। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, गिलवर्ट, ये दोस्तों कौन है? ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके दोस्तों महानिदेशक कौन बने हैं? गिलवर्ट। इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट कर बताएं ILO, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मैंने आपसे पीछे सवाल पूछा था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रख लेना है CD देशमुख। कौन? CD देशमुख। ये दोस्तों पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर आपसे केवल गवर्नर पूछा जाए तो आपको याद रखना है ऑसबोर्न स्मिथ। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बायोडायवर्सिटी पर
कोप 15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल होगा। पेरिस में किया गया है, कनाडा में किया गया, मिस्र में किया गया है, ग्लासगो में किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कोप 15, इसका संबंध किससे? बायोडायवर्सिटी से। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखें। पेरिस, दोस्तों मैंने आपको नोट कराया था, कोप 21, कोप 21 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ था। मिस्र, यहाँ पर क्या हुआ? कोप 27, कोप 27 है। दोस्तों आपको याद होगा मिस्र, हमने आपको कई बार नोट करा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा, काहिरा इसकी राजधानी है। और दोस्तों 74वें, कौन से दोस्तों? 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो आपको याद होगा मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दे फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। ये दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे भारत में, इसको भी आप ध्यान में रखें, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। दोस्तों ये कोप 27 कहाँ हुआ है? तो आपको मैंने कई बार बताया मिस्र में हुआ, लेकिन किस स्थान पर हुआ है? शर्म अल शेख, इसको आप नोट कर लें। कहाँ पर हुआ है? शर्म अल शेख, ये दोस्तों एक स्थान है, कहाँ पर? मिस्र में। यहाँ पर हुआ है कोप 27 का आयोजन, इसको आप खास तौर से याद रखेंगे। ग्लासगो में क्या हुआ? कोप 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो। दोस्तों कोप फर्स्ट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? केरल में, नागपुर में, चेन्नई में, तमिलनाडु में। इसको भी आप दोस्तों नोट करके रखें। वन हेल्थ, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नागपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों नागपुर से आपको क्या याद रखना है? अगर आपसे कहा जाए 1975 में, कब? 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, ये दोस्तों कब हुआ था? तो आपको याद रखना है वर्ष 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और दोस्तों इस बार 2023 में दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको याद कर लेना है, फिजी में हुआ है। कहाँ पर? फिजी में हुआ है, इसको भी आपको नोट करना है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। कहाँ पर? नागपुर में। और दोस्तों 2023 में कहाँ हुआ है? फिजी में। और दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नागपुर में। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों ये चारों नाम आपको 4 नंबर दिलाने वाले हैं आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछी गई है। मीराबाई चानू बनी है, पीटी ऊषा बनी है, मनीषा रामदास बनी है, या मनीषा कल्याण बनी है? दोस्तों आपको बता दें भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इनको दोस्तों क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखें, आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं यहां पर। मीराबाई चानू, अगर आपसे पूछा जाए बीसीसीआई स्पोर्ट्स, भारतीय वुमेन ऑफ द ईयर, ये किसको बनाया गया? तो आपको याद कर लेना है मीराबाई चानू को। मनीषा रामदास, इनको दोस्तों क्या बनाया गया था? मैंने कई बार आपको नोट कराया है, महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर। क्या बनाया गया? महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022, ये किसको बनाया गया है? मनीषा रामदास को। और दोस्तों मनीषा कल्याण, इनको क्या बनाया गया? महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? मनीषा कल्याण को। ये चारों नाम आपको याद रखना है।
भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। और मीराबाई चानू, बीसीसी स्पोर्ट्स भारतीय वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? मीराबाई चानू। मनीषा रामदास, इनको क्या बनाया गया? महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022। और दोस्तों मनीषा कल्याण, इनको क्या बनाया गया है? महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022। ये चारों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षाओं को लेकर। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। आज की क्लास से आप अपनी परीक्षा में 2 से 4 नंबर पक्के करने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस देश ने दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, जापान ने किया है कि चीन ने किया है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, इसको आप यहाँ पर दोस्तों आप यूएसए यानी कि अमेरिका लिख सकते हैं यहाँ पर आप। अब बताइएगा आप, किस देश ने दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है? तो आपको याद करना है जापान ने। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, इसके द्वारा दोस्तों राशिद रोवर, कौन सा? राशिद रोवर मिशन इसके द्वारा भेजा गया है। और दोस्तों क्या है ये? चंद्र मिशन है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है? चंद्र मिशन है ये, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों एक और भेजा गया था, होप मिशन। क्या? होप मिशन, ये भी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भेजा गया, लेकिन ये कैसा मिशन था? ये मंगल मिशन है। इन दोनों बातों को आप याद करके रखेंगे। ये राशिद रोवर, ये दोस्तों किसके लिए? चंद्र मिशन है। और दोस्तों होप मिशन किसका? ये मंगल मिशन है। और फाल्कन 9 यानी कि दोस्तों फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इनको भेजा गया, इसको भी आपको याद करना है, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों चीन, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए खुद का कृत्रिम सूर्य निर्माण करने वाला कौन है? चीन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका की कंपनी कौन सी है? नासा। और दोस्तों नासा के द्वारा आर्टेमिस फर्स्ट, कौन सा दोस्तों? आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा भेजा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है? ये 4 सवाल आपको आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलने वाले हैं। इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा पूरी स्लाइड को। दोस्तों विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका विजेता कौन बना है? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, जयपुर पिंक पैंथर्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कौन सा सीजन था? नवा सीजन था। कौन सा? ये दोस्तों 9th सीजन था। अगर आपसे पूछा जाए नवा विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है? जयपुर पिंक पैंथर्स। किसको हराया है? पुनेरी पल्टन को, यानी कि उप विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। उप विजेता ये कौन है? पुनेरी पल्टन। दोस्तों ये दबंग दिल्ली, ये कौन सा है? 8वां। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 8वां विवो प्रो कबड्डी लीग, इसका विजेता कौन बना था? दबंग दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर देके रखा हुआ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आपको याद होगा 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। इसमें दोस्तों पदक तालिका में यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों 36वें कहाँ हुए हैं? गुजरात में। और 37वें दोस्तों कहाँ होंगे? गोवा। 37वें दोस्तों राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आपको याद रखना है गोवा में होने वाले हैं। और दोस्तों 38वें कहाँ पर होंगे? ये उत्तराखंड में होंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों सवाल आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं। दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना है, इसमें योगासन में ये 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली दोस्तों खिलाड़ी कौन थी? पूजा पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पूजा पटेल, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि जो सवाल मैंने लिए हैं यही सवाल आपका हूबहू आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन जो दोस्तों सवालों का मैं व्याख्या कर रहा हूं इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलें और नोट करते चलें। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 2022 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? ये 2022 वाले दोस्तों हैं। एस राजेंद्र को मिला है, बद्री नारायण को मिला है, अनुराधा राय को मिला है या अनीस अशफाक को मिला है? दोस्तों आपको याद रखना है एस राजेंद्र, इनको दोस्तों मिला है तमिल भाषा के लिए, इनको मिला है तमिल भाषा के लिए, इसको भी आप ध्यान में रखें। तमिल भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? एस राजेंद्र को। हमसे पूछा क्या गया? हिंदी भाषा के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, बद्री नारायण के लिए मिला है। और किस लिए मिला? तुमड़ी के शब्द,
तुमड़ी के शब्द इसलिए दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी भाषा के लिए किसका मिला, अनुराधा राय को, इनको इंग्लिश के लिए मिला है, इंग्लिश भाषा के लिए मिला है। और अनीस अशफाक को दोस्तों उर्दू भाषा के लिए मिला है। ये चारों मैंने आपके सामने लिख दिए, आप चारों नोट कर लें। हिंदी भाषा का किसके लिए मिला है, अंग्रेजी भाषा के लिए किसके मिला है, उर्दू भाषा का किसको मिला है, और तमिल भाषा को किसको मिला है। इन चारों सवालों में से कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया। अब तक की परीक्षा में 2 से 3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है और आने वाली परीक्षाओं में भी ये सवाल 100% आपसे पूछा जाने वाला है। ये चारों संस्थाएं अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो मैंने आपको नोट कराया था वर्ल्ड बैंक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये तो हो गया दोस्तों आपका करंट का सवाल। अब दोस्तों स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ यहीं पर। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ग्लैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है इसका मुख्यालय किसका, WWF। और दोस्तों पांडा इसका शुभंकर है, पांडा इसका दोस्तों लोगो है, इसको भी आप ध्यान में रखें। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसकी आपको कमेंट कर फुल फॉर्म बतानी है। लेकिन इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। UNFCCC इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वॉन जर्मनी में, वॉन जर्मनी इसका मुख्यालय स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछी गई, क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसको आप रट डालें, क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब IUCN की इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट कर बता देनी है। वर्ल्ड बैंक दोस्तों आपको याद होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक इनको दोस्तों आपस में क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें। और इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड बैंक इसकी दोस्तों स्थापना किस सम्मेलन की सिफारिश पर हुई थी, ब्रेटन वुड सम्मेलन। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। कैरोलिना ने जीता है, आर बोनी गैब्रियल ने जीता है, हरनाथ संधू ने जीता कि मानुषी छुल्लर ने जीता है। दोस्तों आपको याद करके रखना है 71वां मिस यूनिवर्स 2022 ये खिताब किसने जीता था, आर बोनी गैब्रियल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। कहाँ की है, USA यानी कि अमेरिका, इसको भी आप ध्यान में रख लें। और 70वां दोस्तों किसने जीता था, तो आपको मैंने कई बार बताया है, हरनाथ संधू। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय या सहकारी मंत्रालय, इसको आप ध्यान में रखें। समुद्रयान मिशन ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रख लें। दोस्तों समुद्र की गहराइयों में जो खनिज पाए जाते हैं उनका अन्वेषण करना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों इसका वाहन ये भी आपको नोट करना है, इसके वाहन कौन सा है, मत्स्य, मत्स्य इसका वाहन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दोस्तों मैंने आपको याद कराया था 16 जनवरी इसको क्या मनाते हैं, स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, 16 जनवरी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि स्टार्टअप पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दोस्तों सहकारिता मंत्रालय सबसे नवीन मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, आपको याद होगा, अमित शाह हैं इसके मंत्री, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कंबाला, इसमें दोस्तों भैंसों की दौड़ होती है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। कई बार कंफ्यूज हो जाता है बैलों की दौड़ और भैंसों की दौड़, मैं दोनों आज आपको बताने वाला हूं। कंबाला का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मणिपुर। आपको दोस्तों पता होगा कंबाला कहां से संबंधित है, कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और दोस्तों इसमें किसकी दौड़ होती है, भैंसों की दौड़ होती है, और उसका संबंध कहां से, कर्नाटक। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों बैलों की दौड़ होती है, किसकी, बैलों की दौड़। और उसका दोस्तों त्योहार का नाम क्या है, जल्लीकट्टू।
जल्लीकट्टू, आपको दोनों याद रखने हैं। जल्लीकट्टू का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु। इसमें किसकी दौड़ होती है? बैलों की दौड़ होती है। लेकिन कंबाला, इसमें भैंसों की दौड़ होती है। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक। अब दोस्तों बात करते हैं केरल। केरल से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाता है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ का है? केरल का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मणिपुर, मणिपुर का क्या? लाई हरोबा। लाई हरोबा, लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। और दोस्तों क्या है? कचाई लेमन, कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहाँ का है? मणिपुर का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राजभाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भागों का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा, इनको आप नोट करें। राजभाषा दोस्तों इसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 17। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों भाग 15 इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किसके अंदर है? भाग 15 में। अब आप कमेंट करके बताएं निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके वर्तमान में दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। भाग 18 इसमें क्या है? आपात अनुबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपात अनुबंध। आपात अनुबंध का संबंध किस भाग में? भाग 18 है। दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये तीनों यानी कि आपात अनुबंध का संबंध किससे? भाग 18 है। भाग 20 इसमें दोस्तों क्या है? तो आपको मैंने नोट कराया था भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये सवाल आपकी एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सॉरी दोस्तों एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल और सीआरपीएफ और एसएससी जीडी इन चारों परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। आपको दोस्तों याद करके रखना है, इसका संबंध है अनुच्छेद 22 से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अनुच्छेद 21 इसमें क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 21 में क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अनुच्छेद 23 इसमें क्या है? बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों अनुच्छेद 24 इसमें क्या है? जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोस्तों कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। ये दोस्तों किसके अंदर है? अनुच्छेद 24 में है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? हिस्ट्री का टॉप इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। इन 4 डेटों में से आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में 100% सवाल आपको देखने को मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1206 से 1210, 1211 से 1236, 1236 से 1240 या 1266 से 1287। दोस्तों आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1206 से 1210। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लें, 100% आपकी परीक्षा में सवाल आएगा ही आएगा। और दोस्तों 1211 से 1236 ये दोस्तों किसका? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1211 से 1236 है। 1236 से 1240 है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से 1240 है। दोस्तों कई बार पूछा था रजिया सुल्तान को गद्दी पर कब बैठाया गया? 1236 में। कब दोस्तों गद्दी से हटाया गया? 1240 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1240 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कुतुबुद्दीन ऐबक इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कब गद्दी पर बैठे थे? 1206 में।
ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। ये दोस्तों आप डेट याद कर लें, आपको और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1266 से 1287 बलवन का शासनकाल कब से कब तक था? 1266 से 1287। उम्मीद करता हूं आपने चारों डेटें नोट कर ली होंगी। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 315? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। संचित निधि, इसका उल्लेख किस में किया गया? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 266 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अनुच्छेद 267, इसमें क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में। और इसका दोस्तों उपयोग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280, इसमें दोस्तों क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अनुच्छेद 280 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 315, इसके अंदर यूपीएससी का उल्लेख किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके बताएं दोस्तों। अनुच्छेद 280, इसमें किसका है? वित्त आयोग, इसका उल्लेख है, इसको आप देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों 53वां टाइगर रिजर्व है और 2022 में इसको नामित किया गया था। कब? 2022 में, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान, यहाँ पर क्या? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसको दोस्तों 2021 में नामित किया गया था, इसको भी आपको याद कर लेना है। उत्तराखंड से दोस्तों आपको याद रखना है राजाजी टाइगर रिजर्व। कौन सा? राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों आपको याद होगा रामगंगा नेशनल पार्क किसका पुराना नाम था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तमिलनाडु, यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बक्सा। कौन सा दोस्तों? बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपकी परीक्षा में आपसे 100% पूछी जाने वाली हैं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना ये कहाँ की है? त्रिपुरा की योजना है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों त्रिपुरा की एक योजना मैंने आपको और बताई थी, कौन सी? अर्न विद लर्न योजना। कौन सी? अर्न विद लर्न योजना। ये कहाँ की? ये भी त्रिपुरा की ही योजना है, इसको भी आपको याद कर लेना है। कर्नाटक की दोस्तों योजना है विनय समरस योजना। कौन सी? विनय समरस योजना। ये कहाँ की? कर्नाटक की। और दोस्तों एक कर्नाटक की और है, ये भी आपको याद रखनी, काशी रथ यात्रा। काशी रथ यात्रा ये कहाँ की? ये भी दोस्तों कर्नाटक की योजना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा की एक योजना ई अधिगम योजना। कौन सी? ई अधिगम योजना। ये कहाँ की योजना है? हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश दोस्तों इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है नारी को नमन योजना। ये कहाँ की योजना है? इसको भी आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है सीमा दर्शन योजना यह किस राज्य की योजना है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बात करते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला और अंतिम सवाल है राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। ये चारों डेटें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद कर लेना है 20 मार्च को। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। और दोस्तों इसी को मनाते हैं गौरैया दिवस।
गौरैया दिवस इसी दिन मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 21 मार्च को क्या मनाते हैं? वन दिवस। वन दिवस ये कब मनाते हैं? 21 मार्च को। अब दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। आपको याद होगा, जल दिवस। अब कमेंट करके बताएं, जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी? परीक्षाओं में 4 से 5 बार रिपीटेड सवाल है ये जलदूत ऐप वाला। कमेंट कर आपको बताना है कि जलदूत ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। 16 मार्च को दोस्तों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसको भी आपको लिख लेना है, महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों खुशहाली सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब आप कमेंट करके बताएं इन 20 सवालों में से आपने कितने सवाल सही किए। अपना स्कोर कमेंट कर आपको जरूर बताना है। और यह भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला कि नहीं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाली है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।